हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे परमोटेशन एंड कम्बिनेशन टॉपिक। हमने स्टार्ट करना है, पार्ट 1 है आज हमारे पास। इससे पहले हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर ली है। अब परमोटेशन और कम्बिनेशन जो बिल्कुल ही हमारे पास सेपरेट टॉपिक है, वैसे उसका किसी से कोई लिंक नहीं है, मीन्स कि ये अलग से ही है। इसका जो भी हमें सीखना होगा तो अलग से स्टार्ट होगा और अलग से ही इसका किसी पे यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम देखें हमारे पास परमोटेशन कम्बिनेशन है जो आ जाके हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जो हमारे पास वहां पे यूज होता है इसका। तो इसलिए हमारे पास अगर परमोटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा तो तभी हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लो करते हैं, तो क्या करते हैं हम, नीचे होता है हमारे पास टोटल आउटकम और ऊपर क्या होता है हमारे पास प्रोबेबल आउटकम होता है। जो भी हमारे पास जहाँ क्या क्या बोलते हैं इसको, नीचे तो टोटल आउटकम आ जाता है और ऊपर हमारे पास क्या होता है, जो पॉसिबल आउटकम। ठीक है, पॉसिबल आउटकम होता है हमारे पास जो वो होते हैं। तो वो पॉसिबल जो आउटकम होते हैं ना, उसको जानने के लिए हमारे पास परमोटेशन और कम्बिनेशन का आना ही जरूरी होता है। तो इसलिए हम पहले परमोटेशन कम्बिनेशन करेंगे, इसके बाद हम प्रॉपर्टी करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे। बाद में हो सकता है और कोई टॉपिक भी कर ले, लेकिन पहले हमें जो टॉपिक आना जरूरी था, इसलिए हमने जे स्टार्ट किया अभी। तो सबसे पहले परमोटेशन और कम्बिनेशन जानने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इसमें फैक्टोरियल का यूज होता है, तो जिसको फैक्टोरियल नहीं पता तो वो इसलिए हम फैक्टोरियल से यूज करेंगे। वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी साइंस वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा हो सकता है कि कनेक्ट ना हो उससे, तो इसलिए फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे हम। अब फैक्टोरियल होता क्या है हमारे पास, तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो द कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नंबर इज कॉल्ड द फैक्टोरियल। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमारे पास, द कंबाइंड प्रोडक्ट। इसकी आप डेफिनेशन भी याद रख सकते हो सकता है कि आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आए, तो इसलिए मैं सबकी डेफिनेशन भी आपको करवा रहा हूं। तो कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल को लिखते कैसे, अगर हम डिनोट की बात करें तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको लिखने के दो वे होते हैं। दैट्स मीन इसको क्या लिख सकते हैं, या तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, हाफ बॉक्स बंद हमारे पास हाफ स्क्वायर बॉक्स में एन लिख देते हैं। जहां हमारे पास क्या होता है, जहां इसको हम लिख सकते हैं एन और साथ में क्या आ जाता है हमारे पास डॉट करके आएगा। इसको हम इस तरह से, जिसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सप्लानेशन। तो इस तरह से हम इसको दो तरह से लिखेंगे। मैं इसका यूज करूंगा, तो आप इसी को आप देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इसका भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मीन्स कि मेरा जिस पे हाथ बैठा हुआ है तो मैं इसका यूज करता हूँ, बाकी आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जे फैक्टोरियल करने का होता है। अब कह रहा है हमारे पास कि कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर, मीन्स कि अगर एन का फैक्टोरियल करना है तो उसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास कि कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नंबर हमारे पास जो दिए वही कह रहे हैं कि एन का फैक्टोरियल है। तो अब अगर हमारे पास एन का फैक्टोरियल निकालना है तो वो किस तरह से आएगा, n-1। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता रहता है। अगर हम बात करें तो जनरल एन फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, तो वो हो जाएगा n-1 n-2 सोन अप टू चलता जाएगा। फिर हमें कहीं पे 3 आएगा, फिर 2 आएगा और 1। ठीक है, 1 के बाद 0 आएगा और 0 हमारे पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जीरो फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। तो वही हमारे पास थोड़े से पर्टिकुलर जो हमें याद रखने होंगे फैक्टोरियल्स की वैल्यू, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। सॉरी। अब हमारे पास जो फैक्टोरियल की वैल्यू आपने याद रखनी तो वो मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले तो जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1। इसके बाद करें कि 1 फैक्टोरियल हमारे पास तो वो 1 होता है। 2 फैक्टोरियल की बात करें तो बनता कैसे हमारे पास 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो आपको जो मल्टीप्लाई वाले है ना, टाइम में अगर एग्जाम में बचाना है तो आपको जो मल्टीप्लाई वाली चीज स्किप करनी होगी, आपको ये चीजें याद रखनी होगी। तो 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही होता है। इसके बाद 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है। 4 फैक्टोरियल हमारे पास 24 होता है। आप देख लेना करके, 4 3 12, 12 2 24 और 24 को 1 से करेंगे तो 24 ही आएगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से आता है। मोस्टली फैक्टोरियल पता भी होगा सबको। आप सीधी सीधी वैल्यू याद रखनी है, मैं बोल रहा हूँ जो कहाँ तक रखनी है आपने, तो 6 या 7 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए फैक्टोरियल की। तो मान लो 6 तक की काफी है, वैसे 6 तक मान लो आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी नोट्स में आपको 7 या 8 तक मिल जाएंगी, तो वहां तक आप रख सकते हो। बाकी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम में 6 तक इनफ है। तो 6 तक मिनिमम 6 तक तो आपको याद होनी चाहिए फैक्टोरियल की वैल्यू। बाकी आप प्रैक्टिस के साथ हो सकता है कि अगर नहीं भी याद आपको तो, लेकिन जल्दी जल्दी में आपको करना आ जाएगा कि किस तरह से कटिंग करते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आपको पता चल गया होगा।
अब इसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि काउंटिंग हम किस तरह से करते हैं। जहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन प्रिंसिपल होता है, जहाँ हमारे पास मल्टीपल प्रिंसिपल होता है। और आप में यही है हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक सब टॉपिक नाम दिया हुआ है आपको सिलेबस में, वो यही है फैक्टोरियल। उसके बाद दिया है हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही दिया हुआ है। तो वो हम करते हैं कि एडिशन और मल्टीपल प्रिंसिपल होता क्या है, और उसी के बेस पे सारे के सारे हमारे पास परमोटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है, परमोटेशन में भी और कॉम्बिनेशन दोनों में हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीपल प्रिंसिपल दोनों में से एक ना एक लगता ही लगता है। तो वो कैसे लगता है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो एडिशन प्रिंसिपल, अब आपको मैं बता दूं, इसको और भी वे से लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास पहले लिख दूं, पहले आपको इसको बोलते क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों किसके अंडर आते हैं, तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के आते हैं। ठीक, तो वो भी आप देख सकते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। उसके बाद हमारे पास आया एडिशन प्रिंसिपल। अब एडिशन प्रिंसिपल हम क्या बोल सकते हैं, और अगर कहीं पे दिया हुआ है उन्होंने ए एंड बी, मान लो हमारे पास ये दिया है ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या है, एडिशन हो रहा है, मीन्स कि ए प्लस बी करना हमने। और दूसरा हमारे पास एंड भी होता है ना एक, तो एंड का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, वो होता है मल्टीपल प्रिंसिपल। तो वहां पे ए एंड बी आ गया अगर, तो उसका मतलब क्या होगा, सॉरी जहां पे और लिखना था मैंने, जहां पे ए एंड बी आ गया अगर हमारे पास जहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब इसको याद कैसे रखना है, अगर मैं बात करूं आपको, तो देखो और क्या है, टू वर्ड है, टू वर्ड है मीन्स की स्मॉल है, तो इसलिए हमारे पास प्लस हुआ, तो प्लस करने पे स्मॉल वैल्यू आएगी। मान लो 3 और 2 दिया है हमारे पास, और दिया है मीन्स की 2 वर्ड दिया है, तो मीन्स की स्मॉल आएगा, तो प्लस करने पे 5 हुआ। अब यही हमारे पास क्या कहते हैं, एंड में 3 लेटर मीन्स की ज्यादा है, तो ज्यादा है हमारे पास मीन्स की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो 3 × 2 6, तो देखो ज्यादा वैल्यू किससे आ रही है हमारे पास, एंड से आ रही है, इसलिए उसके ज्यादा लेटर है। इस तरह से ट्रिक का आप याद रख सकते हो। बाकी अगर आपको सिंपल याद रखने में आसानी है तो वो तो सबसे बेटर है, अदरवाइज आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो एडिशन प्रिंसिपल और होता है, और का मतलब क्या है हमारे पास, कि एडिशन होगा। अब इसको क्या करना है हमने, कि मान लो जब भी हम अरेंज करते हैं ना किसी को, इसको बोल क्या सकते हैं, जब हमने क्या करना होता है, जहां तो अरेंज करना होता है, जहां क्या करना होता है, हमने चूज करना होता है। अब हमारे पास क्या दिया, मान लो उन्होंने कहा कि 5% है हमारे पास, 1 2 3 4 5 हमारे पास मान लो स्टूडेंट्स है, फ्रेंड है, कोई भी है, कह रहा है कि उनके पास एक बॉल है, जो 5 बॉल है, मान लो 5 बॉल है, कह रहे हैं कि उसको सीक्वेंस में करना है, कि एक स्मॉल बॉल है, उससे बड़ी है, उससे बिग बिग, इस तरह से साइज में करना है। अरेंज किया हमने, जहाँ कह रहे कि सबसे बड़ी बॉल चूज करनी है, सबसे स्मॉल बॉल चूज करनी है। तो वो जब हम चूज करेंगे, जहाँ फिर हमारे पास क्या होगा, अरेंज करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एडिशन प्रिंसिपल हमारे पास, उसके लिए एडिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे इन परमोटेशन। कॉम्बिनेशन की अभी मैं बात नहीं करूंगा, वैसे ये जनरल दोनों के लिए है, एडिशन और प्रिंसिपल, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के लिए। ठीक है ना, पहले मैं परमोटेशन के लिए बताऊंगा, फिर कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन ये दोनों में आता है तो दोनों के लिए भी मान सकते हो, परमोटेशन कॉम्बिनेशन दोनों के लिए। तो अरेंज और चूज जब भी आएगा तो वो एडिशन प्रिंसिपल लगेगा हमारे पास। अगर इसकी मैं बात करूं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको सही से समझ में आएगा। मान लो हमारे पास कोई पर्सन ने जाना है कहीं पे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो ए से लेकर उसने बी पे ट्रेवल करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी में, ए सिटी से बी सिटी में जाना है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, कह रहे कि वो फ्लाइट से भी जा सकता है, और क्या जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, और रोड से भी जा सकता है। 3 होते हैं ना हमारे पास ऑप्शन, फ्लाइट हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, रोड हो सकता है, और शिप भी हो सकता है। मीन्स की जो भी मान लो हमने 3 मान लिए। फर्स्ट मान लिया हमने कि वो फ्लाइट से भी जा सकता है, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रेन से जा सकता है, वो थर्ड क्या है हमारे पास, रोड से जा सकता है। अब फ्लाइट हमारे पास क्या है, एक हो सकता है ना हमारे पास, कि कोई पैसेंजर जैसे होती है ट्रेन, तो एक को क्या होती है हमारे पास, जो रिजर्व होती है ट्रेन। उसी तरह से हमारे पास अलग तरह की फ्लाइट होती है, अलग तरह की ट्रेन होती है, और अलग तरह की बसेज होती हैं, या कह सकते हैं हमारे पास की व्हीलर 4 व्हीलर होते हैं जो। तो क्या है हमारे पास, फ्लाइट की बात करें तो मान लो हमारे पास कह रहे कि एक इंडिगो फ्लाइट है, और एक क्या है हमारे पास, जेट फ्लाइट है। ये 2 फ्लाइट दी है, जेट मीन्स की अपना होता है जो। और ट्रेन के लिए बात करें तो ट्रेन हमारे पास कह रहे कि एक मान लो हमारे पास शताब्दी दी है, शताब्दी एक्सप्रेस, आपने सुना होगा नाम, और दूसरी क्या है, DMU। तो DMU आपको पता है, जैसे सिंपल पैसेंजर ट्रेन होती है। और रोड की बात करें तो रोड कहाँ से जा सकता है, बस पे जा सकता है, वो कार पे जा सकता है, और वो बाइक पे जा सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑप्शन है। अब उसने जाना है ए से लेकर बी तक,
ठीक है, ये तो आपको पता है कि ए से लेकर बी तक जाना। अब उसके बाद देखो अगर ऑप्शन की बात करें तो क्या करेगा, ये तो है नहीं कि वो तीनों पे चला जाएगा, कि अगर उसने मान लो ए सिटी में है तो ए सिटी से वो जा तो फ्लाइट में बैठेगा या ट्रेन पे बैठेगा या रोड पे, ये तो है नहीं कि तीनों में एक साथ बैठ के वो वहां पे चला जाएगा। मीन्स कि हमें क्या करना है, इनमें से चूज करना पड़ेगा कि वो इस पे जाए इस पे जाए किस पे, तीनों पे तो नहीं जा सकता, तीनों पर नहीं जा सकता, एक पे जा सकता, तो हमें चूज करना है। अब चूज करना है तो चूज करने का मतलब हमारे पास क्या होगा, एडिशन प्रिंसिपल यूज होगा। अब इसमें होगा क्या, तो क्या कर सकता है वो, अब इसमें क्या लगेगा, और मीन्स की क्या, जहां तो क्या करेगा फ्लाइट, क्या हमारे पास आइदर क्या करेगा फ्लाइट और ट्रेन और रोड, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता हमारे पास कि अब वो तीनों से एक साथ चला जाएगा तो एक पे ही, तो मीन्स की ऑप्शन है हमारे पास और का, जहां तो इससे जाए इससे जाए इससे, और जब भी और आएगा तो मैंने कहा एडिशन करेगा। अब एडिशन कैसे होना हमारे पास, तो देखेंगे फ्लाइट है तो फ्लाइट में कितने ऑप्शन हमारे पास 2, तो आ गया 2। अब और है, और की जगह आ गया प्लस, ट्रेन के कितने ऑप्शन है 2, तो इसको भी हमने कर दिया 2 और का आ गया प्लस। अब रोड पे हमारे पास कितने ऑप्शन है 3, तो कितना हो गया 3 5 और कितना 7, तो 7 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास इसका। कि उसके बाद एडिशन प्रिंसिपल लगाने के बाद क्या हो गया, 7 वेज हैं उसके बाद जाने के ए से बी तक, ठीक है। अब ये तो था एडिशन के लिए, अब यही हमारे पास अगर सेम हमारे पास एग्जांपल किसके लिए करें, प्रिंसिपल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीपल प्रिंसिपल अगर हम लगाएं, मान लो मल्टीपल प्रिंसिपल एग्जाम्पल के साथ किया तो अभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल होता थोड़ा, दोनों समझ लो फिर आपको कंपैरिजन करवाता हूं मैं। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल जिसमें मैंने क्या कहा एडिशन में एंड है तो और है, तो इसमें क्या आ गया एंड आ गया। अब एंड ज्यादा है हमारे पास, वर्ड 3 है, तो इसका मतलब कि ज्यादा आंसर आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा आंसर आएगा तो मल्टीप्लाई होता है। अब हमारे पास क्या है, सेम बात, ए से उसने जाना है बी स्टेशन पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसने दो कोई चीज का यूज करना है, या तो फ्लाइट ट्रेन या ट्रेन रोड या फ्लाइट रोड, ठीक है ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक साथ जहां से बैठ जाए, मीन्स की अगर उसने दूसरी जगह बैठना है, मीन्स की वो क्या होगा, हाफ किसी और से करेगा, मान लो हाफ फ्लाइट से किया और हाफ किससे कर रही है, ट्रेन से, इसी तरह से करेगा। लेकिन कैसे करेगा, अगर वो रुकेगा वहां पे कहीं पे स्टॉप पे होगा उसका तभी करेगा ना, ट्रेन से चलता चलता सीधा हवाई जहाज पे बैठ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वो ए से गया, पहले कहां पे गया, सी पे गया, कोई सी स्टेशन आया, वहां तक उसने ट्रेवल किससे किया। अब ए से बी तक जाने पे उसने कोई ट्रेवल कर लिया, मान लो फ्लाइट से ट्रेवल किया उसने। अब सी पे जाके उसने क्या किया, हो सकता है ना कोई मीन्स की अगर बड़े स्टेशन से जा रहा है सिटी को, तो सिटी पे फ्लाइट जा रही है, लेकिन अगर गांव में जाना है तो गांव में फ्लाइट नहीं जा सकती। अब आगे उसको किस पे जाना पड़ेगा, जा तो ट्रेन पे या रोड पे, ठीक है ना। आगे उसके पास कितने ऑप्शन है, या तो ट्रेन भी जा सकता है या रोड, दोनों ऑप्शन है अब आगे उसके पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है। अब इसमें देखो क्या करेगा, अब इसने यूज किसका किया, फ्लाइट एंड ट्रेन और रोड, ठीक है ना। जा कह लो कि फ्लाइट एंड ट्रेन, फ्लाइट एंड रोड, इस तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले उसने क्या किया, देखो अब नंबर ऑफ वे इससे कैसे आएंगे, नंबर ऑफ वेज की बात करें तो सबसे पहले क्या आ गया, ए टू बी एंड बी टू सी। अब जहां पे देखो एंड आ गया, अब जहां पे ये तो नहीं आए कि ए पे बी जाएगा या बी से सी जाएगा, पहले जाना तो दोनों जगह पड़ेगा उसको, पहले ए से सी तक भी जाएगा और सी से बी तक भी जाएगा, मीन इसकी दोनों को ले रहे हैं। जहां पे देखो हम एक ही ले रहे थे ना, चाहे इसको इसको इसको, तीनों में से किसी एक को। इसमें क्या कर रहा है वो कि किसी दो को लेना पड़ेगा, जहां तक वो एक से गया और दूसरे में हमारे पास अलग वे उसने चेंज कर लिया। अब ए से बी जाने पे उसने क्या किया, फ्लाइट का यूज किया। तो फ्लाइट का अगर यूज किया हमारे पास, तो फ्लाइट के कितने वेज है वो हमारे पास देखो, अगर फ्लाइट की वे की बात करें हम, ए से हमारे पास बी। अब देखो ए से बी जाने के लिए उसके पास कितने वे हैं, फ्लाइट से भी जा सकता था वो, रोड से भी जा सकता था और ट्रेन से भी जा सकता था, ठीक है ना। तीनों वे है ना उसके पास, जहां तक जाने के लिए वो इन सभी का यूज कर सकता था। इन सभी का हमारे पास आंसर क्या आया था, 7 आंसर आया था ना, कि वो क्या कर सकता है, या तो उसके बाद अगर ट्रेन से गया तो 2 है, मीन्स की इसमें तो और है ना, या इससे या इससे या इससे, इधर और, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए टू बी जाने का कितने हैं हमारे पास वे, 2 प्लस 3 या सीधा 7 लिख लो, यही है ना हमारे पास। या तो फ्लाइट से जाएगा या ट्रेन से या रोड से, इन जहां तक जाने के उसके पास 3 वे हैं। अब आगे आ गया एंड का मतलब आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बी से सी तक जाने का क्या कितने वे हैं, तो बी से सी तक जाने के उसके पास कितने वे हैं, तो वो हमारे पास कितने 5 वेज हैं। क्यों 5 वे हैं, फ्लाइट से हमने कहा कि अगर वो फ्लाइट उसने चूज कर लिया
तो फ्लाइट चूज कर लिए तो 2 तो कम हो गए ना, तो बाकी कितने बचे हमारे पास 5। तो अब ये कितना बचा, जैसे 7 था साथ में 5 तो कितना हो गया 35। अब 35 वेज है उसके पास जाने के। अगर ए से उसने बी में जाना, पहले वो सी पे रुका फिर सी से बी पे गया, ठीक है। तो यही है हमारे पास। आपने इसमें से जो मेन कंक्लूजन जहां से निकल के आ रहा है वो क्या याद रखना है, और है जब तो प्लस आएगा। बस ये चीज याद रखनी है, और है तो प्लस करना है, हमने किसी भी तरह प्लस करना है। एंड है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे मर्जी करें लेकिन मल्टीप्लाई ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो कहां पे आया हमारे पास, देखो ये पूरी वैल्यू एक है जहां पे हमारे पास अलग है, ए से बी तक हमारे पास जहां पे अलग वैल्यू है। एंड जहां पे है वहां पे मल्टीप्लाई आया। अब इसके इधर हमारे पास इधर और आ रहा है, अगर तो और ऑपरेशन लगाएंगे ऐड करके। इधर अगर और की जगह फिर से एंड आ रहा होता तो जहां पे फिर प्लस करते, जहां मल्टीप्लाई करते, तो उस हिसाब से करना है। लेकिन जहां जहां एंड आएगा मल्टीप्लाई होगा, जहां जहां और आएगा वहां पे एडिशन होगी, ठीक है ना। अब जहां पे और था ना कि तीनों में से कोई भी कर सकता था, और के लिए एडिशन। अब यहां पे भी हमारे पास और आया बी से सी, देखें तो बी से सी क्या कर सकता था, जहां वो क्या गया फ्लाइट से उड़ दे, ट्रेन से क्या या रोड से, ट्रेन और रोड, तो 3 + 2 कितना होगा 5, ठीक है ना, क्योंकि फ्लाइट तो इसने हमने कर लिया ना पहले, इसलिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये था हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसके अंडर क्या आता है, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीपल प्रिंसिपल या मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल है हमारे पास। इन दोनों के यूज से हमारे पास आगे क्या होगा, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, सारा का सारा चलेगा। अगर आपको एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल आएगा तभी आगे हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में इसी का यूज होना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करते हैं स्टार्ट परमोटेशन। इसको परमोटेशन बोलिए, परम्यूटेशन बोलते हैं, कुछ जैसे भी आपने बोलना है, प्रोनाउंसिएशन से फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अभी करते हैं परम्यूटेशन। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको हम बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। जब हम परम्यूटेशन की बात करेंगे तो हमने क्या बोलना है, ये क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। अब अरेंजमेंट मैंने बताया कि कोई मान लो हमारे पास बोल दिया 5, वो कह रहे हैं कि इसको अरेंज करो स्मॉल साइज से बड़े साइज की तरफ, ठीक है। जाके कह सकते हैं कलर अरेंज करो रेनबो साइज में, कि रेनबो को हमारे पास अरेंज होता है जैसे, तो रेनबो आपको पता है किस तरह विब ग्योर होता है ना हमारे पास, तो इसी साथ हमारे पास चलेगा उसी कलर में। तो सीक्वेंस में किसी तरह से करना है, सीक्वेंस में आ रहा है, पैटर्न में आ रहा है, ऑर्डर में आ रहा है, अरेंजमेंट आ रहा है, सेम बात है सारा कुछ, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अरेंजमेंट बोलेंगे। जब भी अरेंज करना पड़ेगा किसी चीज को तो वो क्या होगा, हमारे पास परम्यूटेशन होगा। अब इसकी डेफिनेशन होगी एक, तो कह रहा है ईच ऑफ अरेंजमेंट each of arrangements which can be made by taking some or a number of things is called permutation, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं तो आपको बता दूं मैं, NP इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। एन हमारे पास ऊपर हेड की तरफ होता है लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमारे पास पी होता है उसके पैर में, आर, ठीक है, सॉरी आर होता है उसके पैर में। परम्यूटेशन पी के साथ डिनोट किया तो जो परम्यूटेशन बन गया, ठीक है। तो ये NPR इसको बोलते हैं, वैसे हम NPR इस तरह से हमने बोलना है। इस तरह से कॉम्बिनेशन में NCR होता है, वहां पे C होता है, ठीक है ना। लेकिन उन दोनों के फार्मूले लग जाते हैं। तो अब इसका NPR का फार्मूला क्या है, जो ऊपर हेड में होगा वो ऊपर ही हमारे पास उसका फैक्टोरियल आ गया, इसलिए मैंने फैक्टोरियल बताया, ऊपर फैक्टोरियल आ गया। नीचे की क्या, N-R, जो हमारे पास फुट में है उसके, उसको पैर वाले में साथ में कर दिया माइनस, ठीक है। तो इतना आई थिंक पता भी होगा सबको फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला ये। तो ये क्या है परम्यूटेशन, जिसमें हमने क्या किया, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। अब डेफिनेशन क्या है तो वो समझो, कह रहा है ईच ऑफ अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय अ टेकिंग सम मींस की कुछ, और ऑल ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। मान लो हमारे पास यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 थिंग्स दी है हमारे पास। कह रहे अब अरेंज करनी है सम का मतलब कि हमारे पास कह रहे कि इसमें से पहली 2 को अरेंज करना, तो क्या हो सकता है 2 1 हो सकता है। तो इसके कितने वे हो गए, एक तो ये हो गए, एक 2 1 3 4 5, तो ऐसे देगा, ठीक है। तो 2 वे हो गए इसके सिमिलर। इसी तरह से हमारे पास क्या उसने सम, और कह रहे हैं हमारे पास ऑल थिंग्स, अगर ऑल थिंग्स को करना है मीन्स की 5 को करना है तो 5 थिंग्स को करेंगे हमारे पास, तो 5 थिंग्स के लिए ये आएगा हमारे पास। अब 2 को करना था हमारे पास, टोटल कितना था 5, टोटल 5 है हमारे पास। उसका परम्यूटेशन करना है कितना, हमने 2 वेज का, तो 2 का करना तो ये आएगा क्या, ऊपर फैक्टोरियल 5, नीचे क्या आएगा 5 - 2, तो कितना हो गया 3। अब इसको करना है तो कितना खुलेगा हमारे पास 5 4
और जो 3 फैक्टोरियल नीचे भी 3 फैक्टोरियल कट हो गए तो 5 4 20, तो 20 वे होंगे हमारे पास। अगर हमने क्या करना है, परम्यूटेशन निकालना है 2 वे को, हमारे पास सम वे मीन्स कि अगर 2 वे को निकालना, अगर हमने 5 के 5 वे निकालने होते तो क्या आता, 5 नीचे भी 5, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल हो जाता। देखो 5p5 आता ना, तो इसका मतलब क्या, ऊपर भी 5 नीचे 5 माइनस 5 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो मीन्स की 5 फैक्टोरियल आंसर आ गया हमारे पास। अब 5 फैक्टोरियल मैंने आंसर आपको बताया था कि याद रखो आप, तो ये कितना होता है 120 होता है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अदरवाइज अब इसको सोल्व करते, तो इसलिए मैंने कहा कि 6 तक तो याद रखो। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, बाकी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप। परमोटेशन क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट, जिसमें हमने ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद रख ली, बाकी आपको जो याद रखना है ये है फार्मूला। फार्मूला आपने नहीं भूलना है, ये हमारे पास क्या है, परमोटेशन का फार्मूला है, ये हम आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और है, हमारे पास जो 1-2 फार्मूला आपको याद रखना है, वो क्या है, एनपी नोट। अगर एनपी नोट आ रहा है तो वो इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर हमारे पास एन पी एन आ गया तो वो इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन। जैसे अभी मैंने बताया कि 5p5, तो एन की जगह अगर 5 है तो इसको हमने किया तो आंसर कितना है, 5 फैक्टोरियल आया था, तो यही किया, जहां पे एन है तो एन फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको याद होगे तो आपको सोल्व भी नहीं करने पड़ेंगे, ये चीजें आपको आंसर में जो वन टाइप एमसीक्यू होते हैं ना, 1 मार्कर, उसमें आपको इसी तरह से आते हैं, वो टाइम बचाने वाली चीजें होती हैं। तो अदरवाइज कर हर कोई लेता है, कुछ भी ऐसा एग्जाम में टफ नहीं था जो आप कहीं नहीं कर सकता कोई भी। हमें क्या करना है, टाइम बचाना है वहां पे। कोचिंग का मतलब ही ये है कि टाइम बचाओ आप वहां पे, जहाँ की आपको, जहाँ पे क्वेश्चन का आपको लगता है कि टाइम लगता है, जहाँ आपको नहीं आते जो क्वेश्चन, तो वहां पे आप उसको टाइम दे पाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम का पता ही नहीं चलेगा आपको एग्जाम में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, या इसको शॉर्टकट मान लो। अब मैंने जो आपको शॉर्टकट नोट्स में सारे मिल जाएंगे, कोई 8-9 के करीब होंगे शॉर्टकट, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके मास्टर कैडर एग्जाम में, तो उसमें से अप्लाई होने वाले बस 1-2 ही हैं, ठीक है। तो जो 1-2 हैं होने वाले हैं ना, वो मैं जहां पे बता रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स में सारे मिल जाएंगे, तो वहां से आप सारे कर सकते हो, याद करना है। लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ कि वो 1 मार्क का नहीं है, कि सारे 4 मार्क का भी आता है, क्योंकि IIT JEE का भी हमारे पास सिलेबस चल रहा है, तो उसके भी हमारे पास नोट्स सेम ही मिल रहे हैं आपको, हाई लेवल थोड़ा सा चल रहा है उसका, तो वो 4 मार्क कर रही है। बाकी आपने करने हो तो सारे कर लेना, बाकी उसमें से 2-3 जो है इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे वीडियो पे करवाने लगा हूँ, तो उसको आपने जरूर याद रखना। बाकी आप ना भी करो तो कोई बात नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। बाकी जब हम एमसीक्यू करेंगे ना, तो तब आपको बताऊंगा कि आगे शॉर्टकट किस तरह से आते हैं, क्योंकि 2 वे हमारे पास परमोटेशन के होते हैं, काफी हैं, कम से कम 10-12 वे से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपको मास्टर गाइडर में पूछे गए ना, वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वे से पूछे गए हैं, तो उन 3-4 वे जो हमारे पास पूछे गए ना, उसकी आपने प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, और उसके आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। और इसी तरह से क्या होगा, आपको बाद में आपको कोई कंफ्यूजन होगी, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसके आपको जितने भी होंगे डाउट वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप कर लेना, वो जब तक एग्जाम नहीं होगा आप कनेक्टेड रहोगे मेरे साथ, ठीक है। तो अभी हम करते हैं वो प्रॉपर्टीज, मान लो फार्मूला, शॉर्टकट, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले है नंबर 1 डालते हैं हम, कह रहे कि नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंज आर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स out of n available distinct object। अब ये राइटिंग आपको नोट्स में बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा, इज इक्वल टू NPR। अब देखो इसमें से मैंने काफी बड़ा लिखा है लाइन में, आपको ऐसे कंफ्यूज होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि समझ में आए, क्योंकि नोट्स में आपको सीधा बस यही मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आपको मैं समझा दूं तो फिर आपको समझ में आएगा लिखा क्या है। कह रहे कि नंबर ऑफ वेज हमारे पास अरेंज करने आर। अब कहेगा हमारे पास मान लो 10 नंबर दिए हैं, कह रहा है 1 से लेकर सोन अप टू 10 तक नंबर दिए, कह रहे इसको अरेंज करना है, इसमें से नंबर ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n, मीन्स की n की वैल्यू क्या होगी 10, n इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 10 हमारे पास मीन्स की टोटल नंबर हो जितने भी होंगे वो हमारे पास n होते हैं, तो वो हमारे पास n अवेलेबल है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देखो ये चीज डिस्टिंक्ट मीन्स की हमारे पास 1 डिफरेंट होगा, 2 से 3 से सभी से, कि सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। मीन्स की अगर कलर की बात करें तो 10 के 10 कलर डिफरेंट है, डिफरेंट कलर हमारे पास, डिफरेंट कलर की 10 बॉल हैं, उसमें से अरेंज कितनी करनी है आर। अब आर क्या आ सकता है, कह रहे कि 2 अरेंज करो,
3 अरेंज करो, 4 अरेंज करो, 5 करो या 10 ही करो। कह रहे कि आर हमने करना है, वो आर दिया है, आर और एन इक्वल भी हो सकता है, अगर इक्वल हो तो 10 ही अरेंज करने को बोलेगा, अदरवाइज हमारे पास कितना होगा, जितने भी हमारे पास दिए हैं। तो क्या कह रहा है उसका मतलब कि एनपीआर, तो जो सिंपल सी बात है, 10 में से हमने कितनी करनी है, मान लो 5 बॉल्स हमने अरेंज करनी है, तो क्या आ गया 10p5। तो अब 10p5 को आपको सोल्व करना है, उसका आपको फार्मूला पता है 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या गया 10 में से 5 गया तो 5 फैक्टोरियल। अब इसको आपने 10 को 6 तक खोलना है, 5 फैक्टोरियल इसके साथ कट हो जाएगा और 6 फैक्टोरियल तक कर सकते हो आप, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कटिंग ही आपके लिए सही होगी, अदरवाइज आप उसको खोलने जाओगे तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे भी आपको करना है, बाकी परमोटेशन वाले थोड़े क्वेश्चन होते हैं वो टाइम लेंगे आपका कैलकुलेशन में, जब फैक्टोरियल खोलना होगा आपने। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8, 9 या 10 तक फैक्टोरियल आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता। वो भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट आ रहे हैं 1 मार्क के लिए 10 सबसे ज्यादा हाई लेवल में मान सकता हूँ, नहीं तो 6 या 7 फैक्टोरियल से ऊपर का आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो ये नंबर ऑफ वे है, एन जब हमारे पास टोटल है और आर उसमें से अरेंज करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब इसके बाद सेकंड है हमारे पास, कह रहा है कि नंबर ऑफ वे हमने अरेंज करने एन ऑब्जेक्ट्स में से आउट ऑफ एन ही अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो हमारे पास सेम रहेगी लाइन, तो मैं पूरी लिखूंगा तो मिल जाएगी। नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब आर की जगह क्या आएगा हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट अरेंज कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल कितने हैं, तो एन ही हमारे पास अवेलेबल है, मीन्स की एन ऑब्जेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ टोटल भी एन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो इक्वल टू क्या आएगा, तो एन में से हमने कितने अरेंज करने, एन ही करने, तो एन ही आ गया। अब एन में से एन करने हो तो मैंने जिसका फार्मूला भी बताया कि वो क्या था, फैक्टोरियल एन ही होता है। जैसे 5 में से 5 करने थे तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 हुआ था एग्जाम्पल में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एन पी एन, या लिख दो इसको फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, जो काफी यूज होगा इस फार्मूले का पूरे का। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। जे हमारे पास इंपोर्टेड है, इसके बाद थर्ड इंपोर्टेड है, और इसको आप स्टार भी मार्क कर लो चाहे, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। तो एग्जाम में आया हुआ तो वो चीज तो इंपोर्टेंट बनती है। तो क्या है हमारे पास, इसको मैं पूरी लिख देता हूँ इसकी स्टेटमेंट। कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग पी प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट out of which P are alike of one kind and Q are alike of second kind। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, second kind, इसके बाद and R are distinct। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फिर इसका फार्मूला क्या आता है, शॉर्टकट आपके पास क्या है कि एन फैक्टोरियल अपॉन में पी फैक्टोरियल और क्यू फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो वो भी मैं यहीं पे बता देता हूं। अब मुझे वो पता नहीं है क्या वर्ड था कोई। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई वर्ड है, हम मैथमेटिक्स लिख लेते हैं, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स मान लो हमारे पास वर्ड दिया है, कह रहा है कि इसको आपने क्या करना है, इसको हमारे पास उन्होंने बोला नंबर ऑफ वे पता करो कि कितने हैं। नंबर ऑफ वे निकालने के सारे के सारे हैं ना नंबर ऑफ वेज ही हैं, बस आंसर अलग तरीके से आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमने आर नंबर ऑफ वे अरेंज करने हैं, इसमें एन में से एन ही अरेंज करने हैं, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें से कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं हमारे पास अल्फाबेट के अरेंज करने के इसको। ठीक है, अब इसमें लाइक का मतलब क्या है कि कोई वर्ड बार बार आ रहा है। अब इसमें देखो एम बार बार आ रहा है, तो एम एक जहां पे और एक जहां पे, 2 बार एम आया, तो जो हमारे पास लाइक वन काइंड आया, पी क्यू आर एस जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स की जितने नंबर ऑफ वे हमारे पास आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, वो हमारे पास उतनी काइंड के होंगे, पी 1 काइंड, क्यू सेकंड काइंड, इसी तरह से एम हमारे पास 1 काइंड हो गया। तो क्या बोल रहा है हमारे पास करना क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर होगा। अगर हमारे पास पी के आगे जो सेम वाले आ रहे हैं, क्यू के आगे जो अलग सेम वाले आएंगे, इसके अलावा आर एस कुछ भी हो सकता है, और आर के होंगे जो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। करना क्या है इसमें, एन फैक्टोरियल करना। अब एन का मतलब टोटल होता है, टोटल नंबर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको वैसे भी पता होता है कि मैथमेटिक्स में 11 फैक्टोरियल का बनता है वर्ड। अब ऊपर आ गए 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या है, पी और क्यू में इसकी लाइक वाले जो फैक्टोरियल है वो करने हैं। तो लाइक वाले क्या, एम 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल आ गया। अब इसके बाद ए देखो आ रहा है, तो ए भी 2 बार आया तो वो भी 2 फैक्टोरियल आ गया। इसके बाद देखो टी, तो टी भी 2 बार आया तो वो भी 2 फैक्टोरियल आ गया। इसके बाद ई
TICS, बस यही आएगा ना। तो ये देखो अब हमारे पास ये क्या आ गया, P फर्स्ट काइंड, Q फर्स्ट काइंड, और इसको ऐसे लिख लो क्योंकि R हमारे पास डिफरेंट दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, जितने भी इसको नाम दे दिए कि जो हमारे पास इक्वल वाली वैल्यू है ना वो नीचे लिख देंगे। एग्जाम में जो आया था वहां पे 2 ही वैल्यू थी जो इक्वल थी। अगर मान लो जहाँ पे 3 आ गए ना, मान लो M 3 आ रहे हैं, तो जहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाता। जितने लाइक आएंगे उतना फैक्टोरियल आना है, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे P लिखा है 2 नहीं लिखा हुआ। P लिखा है मीन्स के जितने वर्ड इक्वल होंगे। तो फर्स्ट काइंड मीन्स की M काइंड के कितने वर्ड इक्वल है, तो 2 थे तो 2 आया। ए के हमारे पास कितने काइंड के हैं, तो वो 2 भी 2 ही है हमारे पास, तो 2 आ गया। इसी तरह से टी के भी 2 थे तो 2 आ गया। अब इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये काफी लेंथी आया है तो इसलिए ऐसे वर्ड नहीं पूछेगा, वो वर्ड ऐसे पूछेगा जिसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टोरियल आते हैं। और उसको भी आपने करना है ना अगर, तो देखो इसको मैं करने का वे बताता हूँ। 11, 10, 9, 9 तक करो, 8 तक फैक्टोरियल याद रखो आप। मैंने कहा कि 8 तक कर लो, ज्यादा आपको नोट्स में मिल जाएगी 8 तक की आपको फैक्टोरियल। 8 तक ज्यादा रख लिए। अब नीचे क्या है, 2 का फैक्टोरियल खोल, 2 2 2 ही आया, मीन्स की 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 को इसके साथ कट कर दो, 10 गया, बाकी 4 बचा। अब इसको 4 को अगर करना है आपने, चलो 8 भी रहने दो, जहां 7 फैक्टोरियल कर लो। अब 2 2 जा 4, तो 4 2 जा जहां पे किया, 9 2 जा 18, 18 और हमारे पास कितना आ गया 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारा तो कट हो गया। 7 फैक्टोरियल आपके पास होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होगे ना, तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पे कौन सी नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। जहाँ उसका आप यूनिट वैल्यू बस मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो जहां से 5 4 जा कितना आया, लास्ट में यूनिट कितना है 0। अब इसको भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। अब आंसर में हो सकता है कि एक ही के पीछे हमारे पास 0 हो, तो वो आप सीधा ऑप्शन क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ओ सॉरी वो सीधा क्या कर दो, टिक कर दोगे आंसर। तो इसी तरह से होते हैं आप एग्जाम में टाइम बचाने के यही ट्रिक्स होते हैं कि वहां पे आप ऑप्शन उस तरह से दे दिए जाते हैं जहां आपको निकालने के लिए अगर कैलकुलेशन बड़ी है। अगर ऑप्शन हमारे पास क्या है ज्यादा टिपिकल है तो उसकी वजह से फिर कैलकुलेशन उसमें आसान होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको हिंट देता है कि जिससे आपका टाइम बचे, ताकि आप वो 1 मार्कर इसीलिए होते हैं कि आपको वो 30 सेकंड से पहले पहले क्वेश्चन होने वाले होते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डालते कि जिसपे आपको 2 मिनट लग जाए। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जब प्रैक्टिस नहीं है, जब आपको वो चीजें पता नहीं होती है, ठीक है। तो वही चीजें हमने जहां सीखनी है कि किस तरह से हमने शॉर्टकट वे से करना है। तो ये हमारे पास थर्ड हो गया, जो इंपोर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद नहीं अभी क्या था वो वर्ड, लेकिन इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि क्या है, ठीक है। बाकी हम एमसीक्यू करेंगे जब हमारे पास टॉपिक खत्म हो जाता है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको 4 5 और शॉर्टकट मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप करना चाहते हो तो वो आपके लिए बेटर है, अदरवाइज छोड़ भी दो तो कोई चक्कर नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं परमोटेशन। कर लिया हमने, परमोटेशन के शॉर्टकट कर लिए 3 और 4। इसके अलावा हमारे पास एक और शॉर्टकट है, वो जहां पे आपको नहीं मिला हुआ, लेकिन कुछ हमारे पास क्या होते हैं ना कि शॉर्टकट क्या होता है, क्वेश्चन से ही हमें पता चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो वो एग्जाम में पूछा गया है 2 बार क्वेश्चन, तो इसलिए आपको जब मैं करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसको जब करवाऊंगा तो उसके बीच में मैं शॉर्टकट के साथ ही करवाऊंगा आपको, तो वो आपको मिल जाएगा। वो ओपन प्लेटफॉर्म भी आई थिंक मिल जाए सबको, तो वहां से आप देख लेना कि वो किस तरह से शॉर्टकट है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएंगे, तो इसलिए मैंने वो जहां पे नहीं डाले आपको। तो बाकी आपको इतना ही है, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो उसमें आप देख सकते हो, और भी है शॉर्टकट थोड़े से। अब इसके बाद हम करते हैं जो नेक्स्ट टाइप होती है परम्यूटेशन की, आगे हमारे पास टाइप होती है सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर सर्कुलर परम्यूटेशन भी होता है हमारे पास। अब परम्यूटेशन हमारे पास देखो, सबसे पहले हमने जो सिंपल किया ना पहले, वो क्या होता है, लीनियर परम्यूटेशन बोल सकते हैं कि ये लाइन में है, इसको हमारे पास इस तरह से बैठे हैं, इसको इधर अरेंज करना है, इसको इधर, इसको इधर, इस तरह से अरेंजमेंट बोल रहा है। अब कह रहे हैं सर्कल, तो मीन्स की अब सर्कल में बैठा है कोई चीज, या पड़ी है कोई चीजें पड़ी है, बॉल पड़ी है, मैन खड़े हैं, जो कुछ भी कह लो। तो अब सर्कल में हमारे पास जो है, तो वो सर्कल की बात कर रहा है जब हमारे पास, तो वो क्या होगी, सर्कुलर परम्यूटेशन की। अब सर्कल में अरेंज करना हमने जो भी करना है, ठीक है ना। तो इतना तो आइए समझ में आ गया होगा आप। अब सर्कल का मतलब क्या है, तो इसमें से 2 चीजें याद रखने वाली, बस आपको मिल जाएंगे 4 5 मिल जाएंगे शॉर्टकट, लेकिन इसमें से 2 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर क्या आ जाए हमारे पास, अगर हमारे पास कह रहा है इफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, अगर हमारे पास टोटल कितनी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज्ड, कह रहा है कि एन नंबर ऑफ थिंग्स हमने क्या करनी है, अरेंज्ड करनी है इन अ सर्कल, देन
नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब देखो हमारे पास सिंपल लीनियर में करते थे एन नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर हमने करनी है और एन ही नंबर अरेंज करनी है, एन टोटल है और एन ही अरेंज करनी है। इसमें भी क्या कह रहा है, टोटल एन ही नंबर होते हैं हमारे पास, अरेंज कितने करने होते हैं वो देखना होता है। तो उसमें वो उसने टोटल तो बताया, तो मीन्स की टोटल एन ही है हमारे पास, कह रहे हैं अरेंज भी हमने एन ही करने हैं। तो अगर सिंपल में देखे तो वो फैक्टोरियल एन होता था, इसमें क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल आएगा हमारे पास अगर ये दिया है। क्यों आएगा तो मैं बता दूंगा अब आपको। अरेंज करने की बात कर रहा है, मान लो ये सर्कल में दिया है, अब जहां पे मान लो हमारे पास ये 5% बैठे हैं या कोई थिंग्स पड़ी हैं, अब जब इसको अरेंज करने जाएंगे तो देखो ये हमारे पास जो जे पर्सन है ना, जो हमारे पास इसके इधर भी अरेंज हो सकता है और इधर भी अरेंज हो सकता है। मीन्स कि इसको जब अरेंज करने जाएंगे तो जो एक ही बार हमारे पास दो वैल्यू चेंज होंगी, तो इसके लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग या बिगिनिंग पॉइंट बोल सकते हैं ना, जहां से बिगिनिंग करें तो बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। लेकिन जब हम लीनियर में जाते हैं तो बिगिनिंग पॉइंट जे और एंडिंग पॉइंट जे है, तो मीन्स की दो पॉइंट हमारे पास होते हैं ना, इसमें बिगिनिंग पॉइंट भी जे है, खत्म होने के बाद एंडिंग पॉइंट भी जे है, तो इसलिए एक पॉइंट हमारे पास कम हो जाता है, उसमें एन है तो इसमें n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है। बाकी इसमें से आप रखना नहीं कुछ याद याद से, आप यही रख लो याद, बाकी आपको 3-4 और शॉर्टकट मिल जाएंगे, नोट से आप कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो करेंगे हम कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का हमारे पास इतना ही है, बाकी इसके अलावा मैंने कहा कि एग्जाम में दो और आए हुए हैं मेथड, जो आपको शॉर्टकट से नहीं पता चलेंगे, वो आपको एमसीक्यू के साथ ही पता चलेंगे। तो वो आप जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे एमसीक्यू, उसमें आप देख लेना। ठीक है, तो बाकी आपका परम्यूटेशन खत्म हो गया है, अब कॉम्बिनेशन करते हैं। बाकी इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है कि अगर आप उसको छोड़ना चाहो, मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन वैसे छोड़ने लायक है, क्योंकि आपको अगर मैं देखूं तो वो जो क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करिए ना, तो वो आपके लिए छोड़ना लायक ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी उसका मैं मेथड बता दूंगा वहां पे, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट करते हैं अभी हमारे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, अब हमारे पास मैंने पहले अरेंजमेंट बोला कि अगर परमोटेशन कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं बस। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, जहां हम सिलेक्शन बोलते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। जहां तो इसमें अकेला सिलेक्शन हो रही है, या फिर सिलेक्शन करके उसकी अरेंजमेंट भी हो रही है। लेकिन अगर सिंपल अरेंजमेंट आ रहा है अकेला तो वो परम्यूटेशन है, अगर सिलेक्शन आ गई तो मीन्स की वो कॉम्बिनेशन है, अगर सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट आ गई फिर भी वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, मीन्स की सिलेक्शन जरूरी है, अगर सिलेक्शन हो रही है, चूज कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, अगर सिर्फ अरेंजमेंट हो रही है तो वो हमारे पास परम्यूटेशन है। तो अभी समझ में आ गया होगा। अब मैंने जब एडिशन करवाया आपको, एडिशन प्रिंसिपल, तो उसमें मैंने कहा कि एक हमारे पास अरेंज और चूज दोनों है, तो उसी तरह होता है एडिशन हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए भी यूज होता है और परम्यूटेशन के लिए भी यूज होता है, इसलिए वो दोनों में हमारे पास यूज हुआ, इसलिए मैंने वो बोला था। तो इसमें कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल भी लगेगा और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी लगेगा, लेकिन अभी तक आपने देखा नहीं होगा कहाँ लगा है, वो कैसे लगता है हमारे पास, तो वो क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। अभी आप नोट्स बना लेना जो भी मैं करवा रहा हूँ, बाकी एमसीक्यू के साथ आपको समझ में सारा आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन हमारे पास ये होता है, इसको अगर हम लिखना चाहे डेफिनेशन इसकी तो क्या आएगा, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन, different group or selections made by taking some or all of a number of objects irrespective of their arrangement, their arrangements is called combination। ठीक है, अब देखो पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको हम लिख लेते कि डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम NCR से डिनोट करते हैं। वहां पे NPR था, यहाँ पे NCR है। अब इसमें कुछ डिफरेंस भी होगा, तो वहां पे क्या था, N-R, इतना तो हमारे पास परम्यूटेशन में भी होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, तो एक्स्ट्रा क्या आएगा, फैक्टोरियल R नीचे एक्स्ट्रा आ जाता है, जो हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है, या पैर में उसको बोल सकते हैं, पैरों में होता है इसके जो।
तो ये हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन होता है। मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग ही आएगा, परमोटेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको उसमें से मिला भी नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में काफी कुछ इंपॉर्टेंट है और कॉम्बिनेशन को आपने ध्यान में रखना है। और इसके आपको मैं थोड़ा सा जो फैक्टोरियल है ना उसको सोल्व करना भी बताऊंगा किस तरह से इजी वे में करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। वही हमारे पास जिस तरह से कह रहे हैं कि हम या तो क्या करेंगे, सम मीन्स की एन में से अगर हम आर नंबर ऑफ वे को अरेंज कर रहे हैं और इसमें क्या अरेंज की जगह सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमने 10 में से अगर मान लो 5 जैसे मान लो हमारे पास 16 प्लेयर की हमारे पास टीम होती है क्रिकेट की, उसमें से हम जो खेलने के लिए क्या करते हैं 11 चूज करते हैं, लेकिन रखते हैं हम 16 प्लेयर हैं। तो 16 में से अगर हमने 11 सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन करनी है उसकी, तो वो हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन का बात है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब इसके भी हमारे पास कुछ याद रखने वाले हिंट्स जो है हमारे पास याद रखने हैं, वो क्या है एनसी नोट अगर करें तो वो इज इक्वल टू 1 होता है, एनसी एन करे तो वो इक्वल टू 1 होता है, जबकि आपको एनसी एन पी एन करे तो वो फैक्टोरियल एन होता है। ठीक है ना, वो चीज याद रखने वाली है, जहां पे एनसी एन इक्वल टू हमारे पास 1 ही हो जाता है, और एनसी 1 करें इज इक्वल टू तो वो हमारे पास एन होता है। इसके अलावा एनसी आर इज इक्वल टू किसके होता है एनसी एन माइनस आर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो चाहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कई बार आएगा 12C9। अब आपको पता है कि अगर इसको हम खोलने जाए तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर 12 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 12 में से 9 3 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा हमारे पास 9 फैक्टोरियल। इतना कुछ करने से ऐसा आपको इसको क्या कर सकते हो, उसने बोला एनसीआर जी है ना, एनसीआर, इसको क्या कर सकते हैं इक्वल टू किसके होता है एनसी एन माइनस आर, मीन की 12C 12 माइनस 9 तो कितना गया 3। अब 3 से करना है तो देखो हमारे पास क्या आएगा इसका, आपने क्या करना होता है बस फैक्टोरियल में नीचे और ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है 3 दिया ना, तो मीन्स की ऊपर वाली वैल्यू को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है बस डिक्रीजिंग में, तो 10, और नीचे क्या किया हमने तो इसको फैक्टोरियल इसका कर दिया। अब इसमें 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो कितना हो गया 22, तो 220 आंसर आ गया। तो देखो कितनी जल्दी आया आंसर। तो ये आपने ये अप्लाई करना है हमेशा क्वेश्चंस में, कभी भी इसके बिना आपने क्वेश्चन निकालने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है ना, जब भी आपने देख लेना है कि हमारे पास इसमें ज्यादा फर्क आ रहा है तो आपने क्या कर देना, बड़ी वैल्यू जो हमारे पास टोटल दिया है उसमें से माइनस कर देना, ताकि हमारे पास कम से कम वाली वैल्यू बन सके। तो जैसे हमारे पास 9 तक जाना था, अब हमारे पास बस 3 तक गए हैं, और जितना नीचे होता है ना उतना ही हमें ऊपर भी खोलना पड़ता है अगर हम सिंपल इसके बिना फार्मूले के करें। नहीं तो स्टार्टिंग में आप फार्मूले से कर सकते हो स्टार्ट, बाद में आपका करो 12C दिया गया तो 3 टाइम ऊपर वाली डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, और नीचे हमारे पास जो भी है उसका फैक्टोरियल कर दो। तो 3 का फैक्टोरियल 6, ऊपर हमने 3 टाइम किया तो 12 11 10, 12 कट हो गया, बाकी मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो सिंपल सा होगा अगर हमारे पास ये आप चीज याद रखोगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं है आपने। ये हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या है और देखिए अगर हमारे पास तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR। अब आपको ये क्वेश्चंस में यूज नहीं होंगे, बाकी जो मैं बता रहा हूँ ये तो क्वेश्चन में यूज होगा, बाकी जो है ना जो वो सिंपल सीधे पूछे जा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू किसके है, तो जहां पे 4 ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है कि ये है, तो इसलिए ये चीजें याद रखनी है। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन में इसका यूज कम होगा, लेकिन सीधे पूछे जा सकती हैं ये चीजें, तो इसको आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास एक और है NCR अपॉन में NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कह रहा है N माइनस R प्लस 1 अपॉन में R। ठीक है, तो ये चीजें आपको इतनी बस याद रखनी है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। अब ये हमारे पास क्या है परम्यूटेशन के सिंपल से फार्मूले या ट्रिक्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसके अलावा बात करें इसकी शॉर्टकट्स की, शॉर्टकट तो वैसे जैसे हमारे पास मैंने वही कहा कि सिलेक्शन करनी है हमने। ठीक है ना, तो सिलेक्शन हमारे पास किस तरह से करनी है और किसको किस में करनी है सिलेक्शन, तो वो सारी की सारी हमारे क्वेश्चन ही होगा। वो हमारे पास जैसे परम्यूटेशन किया ना वही चीज होती है, बस इसमें क्या आता है कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिलेक्शन होती है, उसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें एडिशन प्रिंसिपल होता है, तो एक में हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आएगा। बाकी वो आपको एग्जाम्पल के साथ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी आपको कि मैं अगर एग्जाम्पल क्यों नहीं करवा रहा, तो वो इसलिए नहीं मैं करवा रहा क्योंकि अगर एग्जाम्पल करवाने को गया ना तो फिर आपको ये चीजें समझ में कंफ्यूजिंग ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने सीधी एग्जाम में यही लिखा हुआ है। तो नोट्स बना लो, उसको याद कर लो फार्मूले, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेंगे, आप फिर सीधा करने पे जाओगे, क्योंकि जब बिना फार्मूले के करने के परम्यूटेशन बिना फार्मूले करना ज्यादा आसान है। तो जब MCQ करेंगे तो तब मैंने डिफरेंट करना है, तो अगर मैं अभी आपको करवाऊंगा तो आपको
कंफ्यूजिंग होगी हमारे पास शॉर्टकट और फार्मूलों में, क्योंकि फार्मूले का एक हिसाब से वो भी आपको ट्रिक है जो इसकी, वो भी एक हिसाब से फार्मूला ही है, तो उसको करने का वे अलग है, इसको करने का अलग है। अगर मैं दोनों एक साथ करवाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप पहले ये जितना भी दिया है इसको याद कर लो, फार्मूले जितने मैं बोल रहा हूँ। बाकी नोट्स में और मिलेंगे, आप मत करो याद, बाकी आपने करने हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जितने मैं वीडियो में करवा रहा हूँ वो आपने करने हैं सारे याद। वो याद करके फिर आपको मैं जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसमें शॉर्टकट के वे से करवाऊंगा, ठीक है ना। बाकी वैसे ये भी शॉर्टकट ही है अगर वो हमारे पास सिंपल लेवल पे आया तो अब इसके और हैं कुछ फार्मूलाज हैं। अब कॉम्बिनेशन में हमने जो किया ना शॉर्टकट, तो वही हमारे पास काफी इनफ है, क्योंकि परमोटेशन में हमारे पास कॉम्बिनेशन के सेम ही चीज, मैंने कहा ना कि वहां पे क्या है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट है, और परमोटेशन में सिर्फ अरेंजमेंट है। तो बस सिलेक्ट करना है जो हमारे पास वो चीज है। सिलेक्ट कैसे होता है, एंड या और, तो वहां पे एडिशन और प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगना, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से हमारे पास जो बाकी शॉर्टकट है वो देखो, कहेगा हमारे पास n पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, तो देन नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास आर कोलिनियर, तो देन नंबर ऑफ, चलो इसको भी छोड़ दो। हमारे पास सीधा अगर बात करें, सीधा का अगर हमारे पास मान लो पॉइंट दिया ना, कह रहा है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास कितने पॉइंट, देखो अगर स्ट्रेट लाइन हमारे पास दिएंगे, कहेगा हमारे पास इतने पॉइंट दिए, 10 पॉइंट दिए, कहेगा इसमें से नंबर ऑफ लाइन 10 पॉइंट दिए हैं, इस तरह से मान लो 10 पॉइंट दिए हमारे पास, कोई कह रहे इसमें से हमने लाइन निकालनी है, तो कितनी हमारे पास नंबर ऑफ लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कितनी नंबर ऑफ ड्रॉ कर सकते हो, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट जे और 1 पॉइंट जे, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन बन कीजिए, ठीक है ना। कभी भी एक पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बोल सकते, तो डॉट ही बोलते हैं। मीन्स कि मिनिमम 2 पॉइंट तो हमें चाहिए अगर हमने लाइन बनानी है, तो 2 पॉइंट चाहिए, और टोटल कितने हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जितने मर्जी पॉइंट हो जाए, तो टोटल में से हमने जितने भी हमने यूज करने हैं, तो वही हमारे पास क्या हो गया, उसका फार्मूला आ जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें कि वो कहे कि स्ट्रेट लाइन कितनी है वो पूछ ले हमारे पास, तो हमने देखना है कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, तो अभी हम नंबर ऑफ पॉइंट सभी के लिए कितने मान के चलेंगे, n पॉइंट मान के चलेंगे सभी के लिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो जर्नल n मान के चलते हैं, तो n पॉइंट दिए हैं एन सी, और उसमें से कितने हमारे पास चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो यही आंसर आएगा। अब हमारे पास कहेगा अगर कि 10 पॉइंट दिए और इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी निकाल सकते हैं, तो 10 सी आर, इसको सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई 9, नीचे 2 आ गया, इसको 5 से किया 9 4, तो 45 लाइन हमारे पास जहां से ड्रॉ हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास 10 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रेट लाइन के बाद क्या आता है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमारे पास, सीधी बात है, ट्राइंगल के लिए 1 2 3 पॉइंट चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, एन होने चाहिए हमारे पास पॉइंट, जितने मर्जी दे दे मतलब, और इसमें से हमने निकालने कितने हैं, तो 3 पॉइंट से हमने निकालना, तो ये हमारे पास हो गया एनसी 3, ठीक है। इसी तरह से अगर क्वाड्रिलेटरल हो जाए, ये सिंपल सी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में आई हुई हैं ये चीजें, क्वाड्रिलेटरल अगर क्वाड्रिलेटरल हो जाए तो उसके लिए कितने चाहिए, 4.1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 लाइन करेंगे तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इसके लिए क्या हो गया, एनसी 4 पॉइंट हमने उसमें से सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास क्या कह रहा है कि n नंबर ऑफ पॉइंट दिए हैं इन अ प्लेन सच दैट m ऑफ देम वन अ लाइन, ठीक है। मान लो हमारे पास, पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, इफ n points in a plane such that m of them lie on a line, then, अब जो हमारे पास था सिंपल स्ट्रेट लाइन का ये फार्मूला, ट्रायंगल का ये, क्वाड्रिलेटरल का ये, ठीक है ना। अब क्या था इसमें, एन ही नंबर ऑफ पॉइंट दिया था और उसमें से 2 चूज करने थे, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अब कह रहे कि एन नंबर ऑफ पॉइंट तो दिए हमारे पास प्लेन, ठीक है ना। प्लेन होता है जितना एरिया कवर होता है हमारे पास, तो इन एक प्लेन में हमारे पास मान लो जब बोर्ड भी प्लेन है, तो इसमें हमारे पास एन नंबर ऑफ पॉइंट दिए हैं, इसमें से कह रहा है सच दैट एम ऑफ देम लाई ऑन अ लाइन, कह रहे कि हमारे पास इसमें से लाइन, मान लो ये लाइन थी ना, हमारे पास 10 पॉइंट दिए, उसमें से 3 पॉइंट से हमारे पास ट्राइंगल बना, लेकिन उसके बीच में ऊपर भी हो सकते हैं ना पॉइंट लाई, तो जो उसके ऊपर पॉइंट लाई हो रहे हैं, कह रहे कि हमारे पास एम लाई कर रहे हैं लाइन के ऊपर ही पॉइंट, तो अगर जब हमारे पास इस तरह से दिया होगा कि कुछ लाइन पॉइंट है, कुछ पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो तब हमारे पास स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लागू हो जाएगा, ठीक है। तो तब स्ट्रेट लाइन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, तो उसमें हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास क्या था, NC2 था ना, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा,
NC2 तो रहेगा ही क्योंकि जो टोटल हो गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है, क्योंकि कुछ तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन पे आ रहा है, तो नंबर ऑफ जितने पॉइंट लाइन पे होंगे उसमें से माइनस कर देना 2, क्योंकि 2 से स्ट्रेट लाइन बन ली है, और प्लस कर देना 1। ठीक है, अब सभी के लिए सेम ऐसा ही होगा। अगर हम बात करें अब आगे के लिए ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए बात करें, टोटल कितना होता है NC3 होता है, उसमें से हमने क्या कर देना MC3 माइनस कर देना। अब इसमें 1 नहीं आएगा लेकिन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। थर्ड की बात करें, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें इतना ही बस, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, अगर इसको फोर्थ लेकर चले तो जो फिफ्थ पॉइंट बनता है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल पूछ रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आई थिंक आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखो, आप स्टार मार्क कर लो। नंबर ऑफ डायग्राम इन अ पॉलीगन विद n वर्टिसेस, मीन्स कि इसके वर्टिसेस हैं, जो इसके किनारे हैं हमारे पास, वो कितने n है। अब 3-4 कुछ भी हो सकते हैं, n वर्टिसेस दिए, तो कह रहे हैं डायगोनल कितने होंगे इस पॉलीगन के। मान लो पॉलीगन क्या होता है, अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटर से ऊपर कोई भी चीज आ रही है हमारे पास, तो उसके कुछ वर्टिसेस होंगे, तो उसी को पॉलीगन बोलते हैं कि जितने मर्जी एंगल हो, ठीक है ना। ज्यादा एंगल हो जाए तो उसको हम जैसे पॉलिनोमियल बोल देते हैं। 2 के लिए हमारे पास क्या बन जाता है, लीनियर क्वाड्रिलेटर, इस तरह से बनाते हैं ना हमारे पास, तो वो चीज होती है। तो इसका फार्मूला क्या है, NC2, मीन्स कि हमने क्या करना है, NC2 में से माइनस करना है n, j इज इक्वल टू किसको होगा, n-3/2। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ पॉलीगन कितने हैं या नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। वर्टिसेस अगर दिए तो पॉलीगन है, इसका ये फार्मूला हो गया। तो इसमें से n वर्टिसेस दिए हैं, 5, 10 कुछ बोल देगा कितने वर्टिसेस हैं, तो n की जगह बस आपने वही चीज लिखनी है, तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो j इक्वल टू इसके करना है जहां से कोई आंसर आ जाएगा, मीन्स कि जहां से इक्वेशन आएगी। देखो अगर आप, क्योंकि जहां पे भी n है जहां पे n है, तो जहां से कोई इक्वेशन बनेगी वहां से 2 फैक्टर निकलेंगे, जहां हो सकता है एक ही फैक्टर निकले, 2 वैल्यू आए तो एक ही हो, मीन्स कि 2 बार 3, 3, 4, 4 कुछ भी आ जाए, तो वही हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल होंगे जितने वो पूछेगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ उसके डायगोनल होंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इतना ही काफी है हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए, इसके अलावा भी कुछ 1-2 शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे, तो वो आप देख लेना। और हो सकता है 1-2 चीज आपको नोट्स में ना भी मिले, क्योंकि मुझे अचानक से याद आ गई तो वो मैंने करवा दी है, तो वो हो सकता ना भी मिले, तो आपने जहां से भी एक बार जरूर देख लेना होता वीडियो से कि क्या चीज एक्स्ट्रा हो रही है। अब इसके अलावा एक और चीज कर लेते हैं, नंबर ऑफ कह रहे हैं रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय चेस बोर्ड। अब नंबर ऑफ स्क्वेयर फॉर्म्ड बाय चेस बोर्ड हमारे पास क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये क्या है, रेक्टेंगल है, 9C2 मल्टीप्लाई 9C2, तो दोनों के लिए आंसर सेम ही होगा हमारे पास। वैसे बात कर रहा हूँ कि वहां पे स्क्वेयर आया था, तो क्या है 9। टोटल कितने होते हैं हमारे पास, अगर आपने देखा होगा तो 9 कह रहे हैं कि टोटल हमारे पास होते हैं ना, कि टोटल हमारे पास जो डॉट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वैसे तो 8 होते हैं ना, अब पता नहीं किस हिसाब से, लेकिन फार्मूला यही है, तो आपको फिर सीधा क्रैम कर लो या जो भी है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। 9 में से 2 हमने क्या किया है, सिलेक्ट किए हैं, फिर 9 में से 2 किए हैं। अब 2 तो क्या है, लेंथ ब्रेथ होगी हमारे पास नीचे, और ऊपर 9 हमारे पास जो टोटल दिया हुआ है। जैसे मर्जी याद रख लो, लेकिन आपने याद रखना है 9C2 क्रॉस 9C2। तो इसको जब सोल्व करोगे तो जो आ जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जो भी होंगे हमारे पास चेस बोर्ड में। ठीक है, तो वो चीज आपने याद रखनी है। अब इसको अगर मैं मानू, एक मिनट ना, रेक्टेंगल की बात की ना उसने, हाँ ठीक है, रेक्टेंगल हो सकते हैं ना, क्यों हो सकते हैं, वैसे 8 ही होते हैं ना। इस तरह से अगर हम बॉक्सेस बनाए तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इस तरफ भी 8 बॉक्स होते हैं, इस तरफ भी 8, इस तरफ भी 8 और इस तरफ भी 8। ठीक है, इस तरह से 8 बॉक्स होते हैं, टोटल हमारे पास स्क्वायर बन रहा है ना जी, तो 64 टोटल बॉक्स होते हैं। वैसे अगर हम बात करें चेस बोर्ड के, अगर किसी के पास होगी तो उसको पता होगा, तो उसमें हमारे पास क्या होता था। अब हमारे पास चेस बोर्ड के मान लो इस तरह से हमारे पास है, जे एक स्क्वायर है, जे एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर टाइप के होते हैं ना स्क्वायर के, लेकिन अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर है, एक जे स्क्वायर है, इन दोनों को मिला दे तो ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा। अब मान लो हमारे पास जे स्क्वायर दिया एक, तो इसको भी मिला दे फिर भी रेक्टेंगल है, एक और स्क्वायर मिला दे फिर भी रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हमारे पास क्या कह रहा है, 8 तो स्क्वायर ही बन लिया, लेकिन हमारे पास एक और स्क्वायर को ऐड कर दे तो रेक्टेंगल बनता है ना, तो इसलिए हमारे पास वो इस वजह से 9 आया है। ठीक है, बाकी अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो आप इसको याद ही कर लो जिस जैसे मर्जी। इसके अलावा एक और है हमारे पास, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल। ठीक है ना, जो सिंपल रेक्टेंगल था, नंबर ऑफ नॉन
कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल ऑन चेस बोर्ड। ठीक है, राइटिंग आप नोट्स में मिल जाएगा आपको, साफ साफ लिखो। अभी आप सुनने पे ध्यान दो। नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल ऑन चेस बोर्ड हमारे पास कह रहे हैं कितने हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 8c2 प्लस 8, 8c2 प्लस 8। ठीक है, इसको हमारे पास बन के जाता है तो ये 36 आंसर बनता है। ये हमारे पास क्वेश्चन आया था, अभी मुझे नहीं पता मास्टर कैडर में आया कहाँ आया, लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया आपको। नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल ऑन चेस बोर्ड आएगा, तो ये हमारे पास 36। सीधा आंसर याद रख लो, नहीं तो बना कैसे तो वो देख लो। रेक्टेंगल बन रहा है मीन्स के हमारे पास 2 बॉक्स चाहिए कम से कम, तो 2 बॉक्स हमने क्या किया सिलेक्ट किया, और टोटल बॉक्स कितने होते हैं 8, 8c2 प्लस क्या कह रहा है 8, क्योंकि 8 क्या आया नॉन कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए 8 आया हमारे पास। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जो लीनियर चलते हैं, तो समझना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, उसको आप भूल जाओ, आप सीधा इसको याद रख लो बस अभी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इसको पहले रब कर लें, 1-2 हमारे पास और फार्मूले रह गए हैं। उसके बाद आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो वो फिनिश हो जाएगा, एक ही वीडियो में हो गया फिनिश, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसमें से जो मैंने बताया आपको 3 आई थिंक मान लो अगर 5 एक बार और 5 एक बार 16-17 में आया, 5 क्वेश्चन आया, इससे ज्यादा नहीं, 5 से 6 आए हैं। उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन इस नोट से कंप्लीट हो गए हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन है जो वो डिफरेंट है, वो हो गए हमारे पास एमसीक्यू के साथ ही होंगे, ऑप्शन को लेके होंगे या टिक के साथ होंगे, तो वो मैं एमसीक्यू में जो प्रीवियस ईयर का करवाऊंगा उसी में करवाऊंगा, तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है, बाकी परमोटेशन कॉम्बिनेशन को ऐसा टॉपिक है कि इसमें से कुछ एक बार ऐसे भी आ सकते क्वेश्चन की जिसको आपको छोड़ना पड़े, तो आपने 150 क्वेश्चन ये नहीं देखना कि जरूरी हमने सारे करने हैं, आपने देखना कि जितने किए अगर उसमें से 140 भी कर रहे हैं ना तो वो सही होनी चाहिए। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप एक ज्यादा ऐसे भी लगाओगे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हमें टारगेट रखना है कि 135 और 140 के बीच में हमारे पास क्वेश्चन जो किए हैं वो बिल्कुल सही हो, और जितने किए हैं वो हम बिल्कुल सही से करेंगे। तो बाकी इसके बाद हमारे पास रिलेशन कर लेते हैं, 1-2 और है आपके पास फार्मूले, तो वो आप देख लेना नोट से, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। अब हम करते हैं रिलेशन, जो लास्ट रह गया हमारे पास, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, P&C बोलते हैं इसको वैसे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास रिलेशन, तो हमारे पास पता है एनसीआर क्या होता है हमारे पास, NPR अपॉन में √R, या क्या आ सकता है NPR इक्वल टू होता है NCR और √R। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, अगर कोई पूछे कि हमारे पास परमोटेशन बड़ा होता है कि कॉम्बिनेशन बड़ा होता है, तो क्या चीज बड़ी होती है, तो हमारे पास परमोटेशन बड़ा होता है। अब आप खुद ही देख लो ना, परमोटेशन NPR का अगर फार्मूला निकालें तो क्या था N/R। ठीक है, और NCR का फार्मूला निकालें तो क्या था R/R, सॉरी N/R, और इधर क्या आ गया N-R, ये बन रहा है ना। अब इसमें देखो कोई चीज डिवाइड हो रही है, चाहे एक ही हो रहा डिवाइड, मान लो हमारे पास 12 में से 3, इधर भी 12 में से 3, अगर हम इतनी याद रखें इसको भूल जाएं तो इसका आंसर करने पे जे भी 4 आ रहा है, जे भी 4 आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 1 ही है, इसमें 1 ही मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसमें मान लो करने पे हमारे पास 2 आ रहा है, तो क्या आ गया हमारे पास, जहां पे कितना था पहले हमारे पास 3, तो 3 2 6, तो 6 डिवाइड करने पे 2 आ रहा, तो मीन्स की कॉम्बिनेशन तो कम होगी ना वैल्यू, तो इसलिए हमारे पास अगर सीधा यही पूछ ले कि हमारे पास परमोटेशन बड़ा होता है कि कॉम्बिनेशन बड़ा होता है, तो परमोटेशन बड़ा होता है। तो परमोटेशन जो चीज बड़ी है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ, जो चीज छोटी है उसके साथ कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा, तो वही क्या है, परमोटेशन बड़ा है, NPR बड़ा है, तो उसके साथ हमने R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया है, कॉम्बिनेशन छोटा है तो उसके साथ हमने R फैक्टोरियल डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब याद रखने में आसानी होगी, आई होप। तो बाकी आपको अपने हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिक अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी, बाकी अपना वे होता है हर किसी का याद रखने का। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको ज्यादा आसानी से हो सकता है, परमोटेशन बड़ा है मल्टीप्लाई हुआ, कॉम्बिनेशन छोटा है तो डिवाइड हुआ, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। परमोटेशन की वैल्यू दी हो, कॉम्बिनेशन की वैल्यू दी हो, और R फैक्टोरियल के कितना है कि हमारे पास जो चूज करने हैं, हमने जो सिलेक्ट करना है वो नंबर ऑफ वे कितने हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के डाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी परमोटेशन क्या होती है, अरेंजिंग होती है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन और अरेंजिंग दोनों होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे पास जो परमोटेशन और कॉम्बिनेशन है ना वो फिनिश हो गया। अब आपके सिलेबस में अकेला यही नहीं दिया हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप थ्योरी। बाकी ग्रुप थ्योरी हमारे पास दी हुई है, और हमारे पास क्या है कुछ थ्योरम्स भी दी हुई हैं जो कि हमारे पास ग्रुप थ्योरी से आती हैं, जो कि मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं करवाई हुई। तो वो जो थ्योरम्स है ना हमारे पास, या थोड़े से हमारे पास टॉपिक्स हैं,
वो मैं क्या करवाऊंगा, एक वीडियो और लगेगी आपकी। तो उसमें क्या है हमारे पास, जैसे प्रिमिटिव रूट हो गया, ईलर थ्योरम हो गया, ईलर फंक्शन है, गोज लेमा वगैरह, वो सारे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की वीडियो बनेगी आई थिंक। तो वो वीडियो मैं खत्म कर दूंगा और इसमें बता दूंगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा दिया था ग्रुप थ्योरी का, जो मैं जहां पे नहीं करवाऊंगा लेकिन वो ओपन प्लेटफॉर्म पे करवा चुका हूं। तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। वैसे आप ऑलमोस्ट परमोटेशन कॉम्बिनेशन समझो कि खत्म ही हो गया। बस हमारे पास 20 या 30 मिनट की एक और वीडियो बनेगी जिसमें आपको सारा समझा दूंगा कि कहाँ से करना है जो एक्स्ट्रा है हमारे पास। पहले मैं आपको नोट्स जो हमारे पास सिलेबस है ना वो दिखा दूंगा कॉपी अपनी से, कि क्या क्या एक्स्ट्रा है जो चीज हमने नहीं की है, ठीक है। बाकी किसी ने ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। किसी भी फ्रेंड रिलेटिव ने करना हो अगर ज्वाइन करना है, और आपको पता है कि जो हमारे पास 9th से लेकर 12th तक की मैथ क्लासेस भी चलती हैं, तो वो भी अगर किसी ने ज्वाइन करनी है तो वो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी ने करना हो। तो बाकी इसको वीडियो को लाइक करो और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।